नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल सिंह इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे विगत परीक्षाओं में पूछे हुए अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के, यानी MCQs की बात चल रही थी। और ये जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि हम पिछली क्लासों में लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हम उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। यहाँ पर हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस लिए थे वो एक टॉपिक फिजिक्स का, जिसका नाम स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन की घटना से संबंधित क्वेश्चंस थे, MCQs थे। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने पिछली क्लास में आपको 3 क्वेश्चन दिए थे जिसमें आंसर खोजने थे आप सभी को। जिसका पहला जो क्वेश्चन था उसका नाम है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों। दूसरा, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय आपने देखा होगा सभी ने कि रेडनेस यानी कि क्या दिखाई देती है, लालिमा दिखाई देती है। और सूर्य अपने साइज यानी आकार में भी थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो इसके साथ ही इस प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग वाले टॉपिक से किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, और ये आप ध्यान रखें। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पर MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका कारण है, और इसका कारण है स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन की घटना। इसका कारण क्या है, स्कैटरिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। तो स्कैटरिंग की वजह से ही समुद्र का जल कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन मैंने इसके साथ में एक क्वेश्चन और आपसे बोला था, लेकिन जब आप तालाब के किनारे खड़े होते हैं तो क्या आपको उसका जल नीला दिखाई देता है? आपका आंसर होगा नहीं। तो ऐसा क्यों होता है ये आप थोड़ा सा समझें। आप देखिए, होता क्या है कि समुद्र अत्यधिक विशाल होता है। अत्यधिक विशाल होने की वजह से यानी कि जहाँ तक आपकी नज़रें जाती है वहाँ तक आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है, जबकि तालाब के केस में ऐसा नहीं होता है। तालाब जो होता है एक छोटे गड्ढे में प्राकृतिक तरीके से यानी वर्षा का जल भर जाए तो कहलाता है तालाब। होता क्या है कि समुद्र का जो जल होता है उसकी जो सतह होती है, जब प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती हैं आकर के, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहाँ पर नीले कलर का प्रकीर्णन यानी बिखराव ज़्यादा होता है। हालांकि तालाब के केस में भी होता है, लेकिन आप ये समझें कि समुद्र तो विशाल है, और जब विशाल होने की वजह से अनंत दूरी तक यानी जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रकीर्णन तो दोनों केस में हो रहा है, तालाब के केस में भी हो रहा है और समुद्र वाले केस में भी हो रहा है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना सा है कि समुद्र अत्यधिक विशाल है, तो इस वजह से वो घटना आप उस नीले जल के रूप में अच्छे से देख पाते हैं। जबकि तालाब के केस में क्या होता है, जो क्षेत्र विशेष होता है उसका बहुत ही छोटा होता है, तो इसलिए वो घटना हो तो रही है लेकिन आपको वो स्पष्ट नहीं हो पाती, क्लियर नहीं हो पाती। इसी वजह से, या हम कहें एक छोटे दायरे में हो रही है, उस वजह से आप तालाब का जल समुद्र की तुलना में कैसा देखते हैं, एक सामान्य जल की जैसा ही देख पाते हैं। तो ये अंतर है। तो समुद्र का जल इसलिए आपको नीला दिखाई देता है। तो इसका कारण तो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन की क्या है, घटना है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन था अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देगा। देखिए, ज़मीन पर खड़े हुए व्यक्ति को आकाश नीला दिखाई देता है, ये हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों दिखाई देता है, कारण है प्रकीर्णन। लेकिन अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देगा, तो आपका आंसर होना चाहिए काला, ब्लैक। अब आपके मन में आएगा सर काला क्यों। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरणें विभिन्न वायुमंडलीय परतों से होकर गुजरती हैं तो उसमें नीले यानी ब्लू कलर का बिखराव यानी प्रकीर्णन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और उस वजह से आपको आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन जब आप उसी वायुमंडल की परतों को क्रॉस करके अत्यधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बिखराव, क्योंकि मीडियम पार्टिकल्स तो हैं लेकिन दूर दूर हैं, बिखराव होगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से क्या होगा, तुलनात्मक रूप से कम होगा। यानी कि प्रकीर्णन की घटना
स्पष्ट रूप से नहीं बन पाती है, या हम कहें बहुत कम होती है, ना के बराबर, क्योंकि मीडियम पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, कम होते हैं, इसलिए आपको आसमान कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। वैसे ही देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय लालिमा का कारण कौन सी घटना है। लालिमा का कारण कौन सी घटना है, तो इसकी जो घटना है ये तो है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग जिसे हम कहते हैं। पहला तो ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये आप समझ सकते हैं, मैं इसे समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त हमेशा आपको पता है क्षैतिज तल पर ही होता है, या क्षैतिज रेखा पर होता है, हॉरिजॉन्टल जो प्लेन होता है या जो लाइन होती है उस पर होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, मान लीजिए यहाँ पर आप हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य उदय हो रहा है, मान लेते हैं ये सूर्य उदय है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सूर्य की दूरी पृथ्वी से क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो यहाँ से जो किरणें होंगी वो सीधी ना आकर के कैसी आती हैं, तिरछी आती हैं। उनको ट्रैवल करने में, मतलब उनको ज़्यादा दूरी तय करनी होती है, ट्रैवल करनी होती है ज़्यादा दूरी। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो वेबग्योर होता है, वेबग्योर में रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, बड़ी होती है, लॉन्ग होती है, लॉन्ग वेवलेंथ का, ठीक है। अब लॉन्ग वेवलेंथ होने की वजह से क्या होता है, बाकी के जो कलर हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि छोटी वेवलेंथ वाले जो कलर हैं उनका बिखराव तो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये तो बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं, तो आप तक कौन से कलर पहुँचेगा, जिसका बिखराव सबसे कम होगा, रेड कलर। तो इसका बिखराव यानी प्रकीर्णन होता है न्यूनतम, और इस वजह से आप तक ये पहुँच पाता है, तो इसलिए आपको क्या दिखाई देती है, रेडनेस यानी लालिमा दिखाई देती है। तो ये आप ध्यान रखें। तो ये मैंने आपको तीनों क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, ठीक है, तीनों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, और इस टॉपिक से भी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ध्यान से सुने आप, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हों, और क्वेश्चन किस टाइप के, किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ये भी आप सभी को ध्यान से सुनना है। तो देखें आप क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि जो साउंड वेव होती है, मैं लिख देता हूँ, ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव। देखिए दोस्तों, जो हम बोलते हैं, यानी आप मेरी आवाज़ जो सुन पा रहे हैं, या जो ध्वनि तरंगें होती हैं, वो जो ध्वनि होती है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, और ये ऊर्जा आप तक तरंगों के रूप में पहुंचती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव। तो ये इसकी नेचर यानी कि प्रकृति को लेकर के बात कर रहा है कि ये प्रकृति में कैसी होती है, नेचर में कैसी होती है साउंड वेव। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या ये अनुप्रस्थ होती हैं, ट्रांसवर्ज होती हैं, क्या ये अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, क्या ये विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और डी ऑप्शन दिया है आपके लिए इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप रट के भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इन चारों पॉइंट में तीनों, ये चौथा पॉइंट तो इनमें से कोई नहीं है, तो कुछ है ही नहीं। 3 पॉइंट है, अनुप्रस्थ, ठीक है, यानी ट्रांसवर्स, अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल, और विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन तीनों का मतलब समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए इस क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में दिया जा सकता है, ध्वनि तरंग की जगह यहाँ पर आपके लिए लिख देगा प्रकाश तरंग की प्रकृति बताइए। हम ऑप्शन वही रख लेते हैं, बार बार ऑप्शन चेंज करने से लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी ये भी क्वेश्चन दे देगा प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है, फिर आपके लिए क्वेश्चन में देगा क्या, एक्स किरण की प्रकृति होती है, फिर आपके क्वेश्चन दे सकता है रेडियो तरंग की प्रकृति होती है, फिर आपके लिए क्वेश्चन दे सकता है लघु रेडियो तरंग की प्रकृति होती है। आपके लिए क्वेश्चन दे सकता है पराबैंगनी तरंग की प्रकृति होती है, या फिर आपके लिए क्वेश्चन क्या दे सकता है,
या फिर आपके लिए क्वेश्चन दे सकता है विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। तो देखिए दोस्तों, आपको समझने वाली बात क्या है, आपको समझने वाली बात ये है कि इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए दिए जा सकते हैं और ऑप्शन वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा ऑप्शन में। अब आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन को अगर आपने ढंग से समझ लिया, ठीक है, मैंने पिछली क्लासों में बोला था कि क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके को सीख लेते हैं तभी आप इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ करके उनके आंसर को रट लेते हैं, रट्टाफिकेशन जिसे हम कहते हैं, और ये सबसे गलत मेथड होता है। ये समझ लीजिए कि आप उसी दिन से सिलेक्शन से दूर होना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी हुई है आपने खुद से या क्लास में, उस सब पे पानी फिर चुका होता है। क्योंकि यहाँ पर मैं फिर से कहूँगा आपसे, चाहे आप 10 क्वेश्चन ही करें दिन के, लेकिन 10 क्वेश्चन आप बड़े ही आराम से तसल्लीपूर्वक समझ करके करें। देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया सिर्फ, और एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन आपके लिए मैंने तैयार कर दिए, ऐसा एग्जामिनर करता भी है। तो देखिए दोस्तों, साउंड वेव यानी कि इसकी प्रकृति होती है लॉन्गिट्यूडनल, जिसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूँ अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है। जब इन दोनों का मतलब आप समझ लेंगे, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रकाश तरंग या एक्स किरण, रेडियो तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग भी क्या हैं, इनका मतलब भी हम समझने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। पहले हम समझने वाले हैं कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्या होते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक वेव है यानी कि तरंग है, और ये एक्स दिशा में जा रही है या एक्स अक्ष पर है, ऐसे बोल देते हैं, एक्स तल पर है। और अगर एक्स तल पर है और ये क्या है, मीडियम के कण, मीडियम पार्टिकल्स, यानी माध्यम के क्या हैं, ये कण हैं, मीडियम पार्टिकल्स हैं। जैसे ये एक वेव यानी एक तरंग है ये, और ये क्या है, माध्यम के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो इसके चारों तरफ क्या होंगे, मीडियम पार्टिकल्स होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर मीडियम के पार्टिकल्स, मान लेता हूँ 1 2 3, ऐसे ये वेव है, ये देखिए, मान लेता हूँ मीडियम पार्टिकल ये हैं, मैं निशान लगा देता हूँ। मान लेते हैं हम 3 पार्टिकल ले लेते हैं समझने के लिए। अगर ये पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे ऐसे इस तरीके से, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, यानी कि हम कह सकते हैं वाई अक्ष पर कंपन कर रहे हैं, वाई अक्ष पर क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, यानी कि इस तरंग की दिशा के क्या कर रहे हैं, लंबवत कंपन कर रहे हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रहा है इन पार्टिकल्स का। तो ये वेव कौन सी होगी, ये वेव होगी अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स। फिर से सुने, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण, मीडियम पार्टिकल्स, तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के क्या करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। तो ये कहलाती हैं अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव। अगर देखें आप, दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, ये एक वेव यानी कि एक तरंग है, मान लेते हैं ये तरंग है, एक्स अक्ष पर है या तल में है, ये इसकी दिशा हो गई, दिशा में जा रही है, और फिर से वही 3 मीडियम पार्टिकल्स यानी कि माध्यम के कण। अब ये मीडियम पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलर कंपन कर रहे थे, तब तो अनुप्रस्थ तरंग बनी। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों, अगर ये इसी तल पर इस तरीके से कंपन करें, यानी इसी तल यानी एक्स प्लेन यानी कि इसी एक्स तल पर कंपन करें, तो ये कौन सी कहलाती हैं, ये कहलाती हैं लॉन्गिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल जिसे हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य। तो ये लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल। और ये कौन सी वेव कहलाई, ट्रांसवर्स। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि अनुप्रस्थ क्या है, अनुदैर्ध्य क्या है, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देखिए कौन कौन सी तरंग होती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग होती है
प्रकाश तरंग, लाइट वेव जिसे हम कहेंगे। और लाइट वेव हम जानते हैं ये कैसी तरंग है, ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब आप कहेंगे सर विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती हैं? अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग वे होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करे, एक दूसरे के लंबवत, या हम कहें इस तल के क्या हों, तल के लंबवत हों। जैसे आप इसे यूं समझ सकते हैं, देखिए कैसे समझ सकते हैं, ये तल हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो एक दूसरे के क्या हैं, ये 90 का एंगल बन रहा है यानी परपेंडिकुलर हैं, और इस तल के भी क्या हैं, इसके भी क्या हैं, लंबवत हैं। तो फिर से इसकी डेफिनेशन सुने, यानी कि वे तरंग जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंबवत या तल के लंबवत कंपन करते हुए एक निश्चित दिशा में यानी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तरंगें कौन सी होंगी, ये कहलाएंगी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो देखिए यहाँ भी तो ऐसा ही हो रहा है, यहाँ भी तो लंबवत ही कंपन हो रहा है। इसका मतलब सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 पॉइंट ही काफ़ी हैं आपके लिए, प्रकाश तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। अब आप कहेंगे सर विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सी, इसके एग्जाम्पल भी बता दो। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, तरीका बताता हूँ, RMI, VU, X और G। फिर से देखें आप, अब थोड़ा सा आपने साइड चेंज कर लिया, हम क्या लिखते हैं, हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, अब आप राइट टू लेफ़्ट लिखें आप, ठीक है। RMI, VU, XG 3 पार्ट में डिवाइड करें, फिर बोलें RMI, VU, XG। R का मतलब है रेडियो वेव, रेडियो तरंग। M का मतलब है माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव ओवन में काम आती हैं। I का मतलब है इंफ्रारेड, अवरक्त लाल जिसे हम कहते हैं। V का मतलब है विजिबल, विजिबल यानी दृश्य, और दृश्य वाला यानी कि जो है तरंग होती है उसमें आती है लाइट वेव यानी प्रकाश तरंग, ठीक है, जिसमें हम सारी चीज़ें देख पाते हैं, जो विजिबल क्षेत्र होता है। U का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट यानी परा बैंगनी जिसे बोला जाता है। X का मतलब एक्स रे यानी एक्स किरण, और G का मतलब गामा से है। एक और होती है कॉस्मिक, लेकिन कॉस्मिक से क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, इसलिए मैंने लिखवाया भी नहीं आपको, हालांकि आप याद रखें। तो ये सभी तरंग कौन सी हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि इनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, या तल के लंबवत कंपन करते हुए एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। जब एक दूसरे के लंबवत कंपन हो रहा है तो प्रकृति में कैसे होंगे, ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि ये जो जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी भी वेव्स हैं, ये सभी कैसी होती हैं, नेचर में ट्रांसवर्स होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। और लाइट भी, लाइट वेव या विजिबल जो हम कहें दृश्य जो क्षेत्र है वो भी इसी का भाग होता है, विद्युत चुंबकीय। यानी हमें एक बात और पता चली कि जो प्रकाश तरंग होती हैं वो प्रकृति में कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, और ये सभी कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। तो इनके अलावा जितनी भी तरंग आपके सामने आ जाए, जैसे हमने बोला साउंड वेव, ध्वनि तरंग, तो साउंड वेव कैसी हो जाएगी, अनुप्रस्थ होगी क्या। अब आपने अनुप्रस्थ को समझ लिया तो आपके दिमाग में आएगा कि अनुप्रस्थ में हमने साउंड वेव को तो पढ़ा ही नहीं था, इसका मतलब ये नहीं होगी। तो ये किस में जाएगी फिर, ये अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जाएगी, क्योंकि जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो प्रकृति में कैसी होती हैं, ध्वनि तरंग होती हैं प्रकृति में, ध्वनि तरंग कैसी होती है प्रकृति में, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। और ध्वनि तरंग भी इसमें आप देखें तो इनके भी 2 प्रकार होते हैं। एक होती हैं कौन सी, एक होती है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, और दूसरी होती हैं अल्ट्रासोनिक। अब आप ध्यान रखें, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक ये भी एक प्रकार की क्या है, ध्वनि तरंग ही है। तो इसका मतलब इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक भी प्रकृति में कैसी होंगी, नेचर में कैसी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल होंगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। मैंने बोला प्रकाश तरंग प्रकृति में कैसी होती है, हमने समझ लिया अनुप्रस्थ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ। फिर मैंने बोला एक्स किरण प्रकृति में कैसी होती है। अब हम जानते हैं एक्स किरणें कौन सी हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्या करता है, लंबवत कंपन, जो
कौन सी तरंग कहलाएंगी? अनुप्रस्थ। इसका मतलब एक्स किरण भी प्रकृति में कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। वैसे रेडियो तरंग भी इसी का भाग है। देखिए ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है ना सारी, तो ये भी कैसी होगी? ट्रांसवर्ज होगी। ये अल्ट्रावायलेट, ये भी कैसी होगी? ट्रांसवर्ज होगी। ये भी कैसी होगी? ट्रांसवर्ज होगी। और विद्युत चुम्बकीय दे रहा है तो भी आपका आंसर क्या होगा? ट्रांसवर्ज ही होगी। अब बताएं आप, मज़ा आया होगा आप सभी को। अगर क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व करना सीख गए ना, तो मेरा दावा है आप ना केवल किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं, उसे फोड़ने वाले हैं, बल्कि आप उसमें टॉप रैंकर होंगे। आप ध्यान रखना, अगर आपने ये मेथड अपना लिया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन को बोझ ना समझें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा है कि बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत सारा उनको ज्ञान भी होता है, लेकिन जब क्वेश्चन का नंबर आता है या टेस्ट पेपर देने जाते हैं क्लासरूम में या किसी एग्ज़ाम में जाते हैं, तो हाथ पैरों में कंपन स्टार्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी। कारण करना तो वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आना पड़ेगा आपको, वही क्वेश्चन होंगे, वही 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस ना करके सबसे बड़ी गलती की है आपने, ठीक है। देखिए जब भी किसी सोल्जर को बॉर्डर पे भेजा जाता है लड़ाई के समय, युद्ध के समय, स्थिति के समय, लेकिन आपने देखा होगा समय समय पर ये युद्ध अभ्यास चलते हैं, ट्रेनिंग होती रहती है उनकी। तो वो ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि अगर वहाँ पर परिस्थितियाँ आपके सामने जो विषम परिस्थितियाँ प्रकट होंगी तो उनसे आप कैसे लड़ पाएंगे, इस बात की ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। बाकी युद्ध में भेजा जाए या ना भेजा जाए, लेकिन तैयार तो हमेशा रहना पड़ेगा। तो वैसे ही ये भी आपके लिए एक युद्ध से कम नहीं है। आपको सारी चीज़ें, सारी परिस्थितियों के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब आप ऐसे किसी प्रकार के ऐसे विषम या हम कहें परिस्थिति का सामना कर पाएंगे, या ऐसे क्वेश्चंस का सामना बड़े ही आसानी से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि वेव वाले टॉपिक से अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है ध्वनि की चाल यानी स्पीड अधिकतम होती है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि की स्पीड यानी चाल अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन से ये आइडिया लग जाएगा कि ध्वनि की चाल अधिकतम कौन से माध्यम में होती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ये कह रहा है वायु। वायु कैसा माध्यम है? गैस। निर्वात, निर्वात जानते हैं माध्यम का ना होना वैक्यूम कहलाता है। और जल में ये कैसा माध्यम हो गया दोस्तों? द्रव। और इस्पात, इस्पात क्या है? इस्पात को हम कहते हैं स्टील। अगर ऑप्शन में इस्पात ना दे, स्टील दे दे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट तो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई इस्पात पढ़ा हमने, स्टील कैसे आ गया, जबकि इस्पात को इंग्लिश में बोलते हैं स्टील। और स्टील जानते हैं ये कार्बन और लोहे को मिक्स करके बनाया जाता है। आजकल तो स्टेनलेस स्टील भी बनाए जा रहे हैं, जंग रोधी इस्पात भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें और भी अन्य धातुएं होती हैं जैसे क्रोमियम वगैरह, जो हम आगे टॉपिक आएगा हम पढ़ेंगे इसे। तो ये माध्यम कैसा हो गया? ये ठोस हो गया, ठीक है। तो देखिए ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस माध्यम में, और उसके बाद उससे कम होती है द्रव माध्यम में, और सबसे कम होती है गैस माध्यम में, और शून्य होती है निर्वात में। हाँ जी, ये ध्यान रखना। पर मैं इसे हटा देता हूँ। निर्वात में क्या होती है? शून्य। मैं यहाँ लिख देता हूँ, निर्वात में ध्वनि की जो चाल होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए या तो आप ये पॉइंट याद रखें, क्योंकि अगर वो ऑप्शन में वायु ना देता, गैस दे देता, या फिर द्रव लिख देता, ठोस लिख देता और फिर निर्वात भी देता ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या होता? ठोस। और इस्पात भी क्या है? ठोस माध्यम है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखें। लेकिन प्रकाश के केस में देखिए दोस्तों, इसका उल्टा करना है आपको। उल्टा यानी कि निर्वात भी होगा। तो उल्टा यानी कि निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा और ठोस में तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए तो यहाँ आंसर इस्पात हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? वायु में ध्वनि का वेग पूछ रहा है। वायु में क्या पूछ रहा है आपसे? ध्वनि का वेग। वायु में, तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है ये भी याद रखना, इसमें दिया हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। या तो वो क्वेश्चन में देगा, अगर नहीं देता है तो भी आपको ये मान करके आंसर देना है कि ये 0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही बताना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड।
और ये जो आप देख रहे हैं ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होता है निर्वात में, और निर्वात में ये किसका होता है, ये प्रकाश का होता है। तो प्रकाश के लिए निर्वात में तो इतना होता है, जबकि ध्वनि के लिए वायु में कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए। अगला क्वेश्चन जो होगा, तो अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, आप ये ध्यान से सुने। अब मैं अगला क्वेश्चन देने वाला हूँ कि वायु में जो ध्वनि का वेग है ना, वायु में ध्वनि का वेग, इस वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी कि वायु के अंदर ध्वनि संचरित हो रही है, ट्रैवल कर रही है, या हम कहें प्रोपेगेट हो रही है। तो अगर वायुमंडल के दाब को हम बढ़ा दें तो ध्वनि के वेग पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, या वो अपरिवर्तित रहेगा। 3 कंडीशन हो सकती हैं। या फिर हम तापमान को बढ़ाएं तो ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बढ़ेगा, घटेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। या फिर हम माध्यम के घनत्व यानी डेंसिटी को हम बढ़ा दें, ठीक है, तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, घटेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो कहने का मतलब है कि वो कौन कौन से भौतिक कारक हैं जो ध्वनि के वेग को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखें आप यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, जो कि हम जानते हैं, अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था इससे पहले। अभी क्वेश्चन में आपसे खुद ही बोल रहा है एग्जामिनर कि वायु में ध्वनि की चाल इतनी है, और यदि दाब को बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो ध्वनि की चाल होगी। कहने का मतलब ध्वनि की चाल आपको दी हुई है वायु में 332। अब कह रहा है आपसे वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको हमने बढ़ाकर क्या कर दिया, दुगना, डबल कर दिया। तो अब इसकी स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये इसका ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इसका हमें ये टॉपिक हमें क्लियर होना चाहिए कि ध्वनि की चाल को या वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुने। यहाँ से 3 ही प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकता है आपके लिए, दाब ना दे करके ताप दे सकता है, या फिर घनत्व। तो ध्वनि की चाल को या मैं लिख देता हूँ, वेग लिख देते हैं, ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर्स। वो फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ध्वनि के वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इन पर प्रभाव डालते हैं। तो 3 फैक्टर पर चर्चा करनी है। दाब पर, जिसे हम लिखेंगे प्रेशर, P यानी प्रेशर, ताप यानी टेम्परेचर, जिसे कैपिटल T लिखा जाएगा, घनत्व यानी डेंसिटी। तो देखिए दोस्तों, आपको ये रिलेशन याद रखना है, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, या साउंड वेलोसिटी बोले आप, VS का मतलब है साउंड वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये प्रेशर यानी इसके ऊपर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने P0 लिखा है, ये ध्यान से देखें। तो ये दाब से क्या रहता है, प्रभावित नहीं होता या अप्रभावित रहता है। और अगर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखें, यानी ध्वनि का जो वेग है वो टेम्परेचर यानी ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन किसके, √T यानी कि इसके वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप सीधा याद रखें कि ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। और वैसे ही जो ध्वनि का वेग है, साउंड वेलोसिटी है, वो डेंसिटी की क्या होती है, डेंसिटी यानी घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि इसके साथ में इसका कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। देखिए यहाँ पर तो आप देखें टेम्परेचर के साथ तो ध्वनि के वेग का सीधा संबंध है, और यहाँ पर ध्वनि के वेग का घनत्व के साथ यानी डेंसिटी के साथ कैसा संबंध है, उल्टा, यानी कि इन्वर्स रिलेशन है। और यहाँ दाब के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ध्वनि की चाल इतनी और दाब को दुगना कर दिया जाए। अब देखिए दाब के साथ में कोई संबंध ही नहीं है इसका, तो दाब को आप दुगना करें, तिगुना करें, चौगुना करें तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, आप कहेंगे नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। या फिर वो ऑप्शन ऐसा भी तो दे सकता था ना, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा ऑप्शन देगा ना, बढ़ेगा, यहाँ लिख देगा घटेगा, यहाँ लिखेगा अपरिवर्तित रहेगा। चौथा ऑप्शन दे सकता है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो
तो आपको आंसर क्या देना है, अपरिवर्तित रहेगा। वैसे ही क्वेश्चन अगर आपके लिए देता है कि अगर ध्वनि ऐसे क्वेश्चन दे कि यदि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, यदि ताप को क्या करे, यहाँ पर दाब की जगह वो ऑप्शन में क्या दे दे आपके लिए, ताप दे दे, ठीक है। ताप को बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग, तो ध्वनि की चाल होगी या वेग होगा। अब मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपके लिए, ताप को बढ़ाकर क्या कर दिया जाए, दुगना, तो ध्वनि की चाल क्या होगी। आप देखिए वो ऑप्शन क्या देगा, ध्वनि का चाल या वेग बढ़ेगा। बी ऑप्शन दे सकता है आपके लिए घटेगा। सी ऑप्शन आपके लिए देगा अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। और डी ऑप्शन देगा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। पहले क्या होगा, घटेगा, और फिर क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि ध्वनि का जो वेग है, जो साउंड वेलोसिटी है, टेम्परेचर के साथ इसका कैसा संबंध है, सीधा। तो इसका मतलब है अगर ताप को आप बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। घटाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। तो ध्वनि के वेग को आप देखें ताप से हम प्रभावित कर सकते हैं। ताप अगर बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। ताप को घटाने पर ध्वनि का वेग घट जाएगा। लेकिन दाब को आप बढ़ाएं या घटाएं, ध्वनि के वेग पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे ही देखिए डेंसिटी यानी घनत्व के केस में भी आपसे क्या कह सकता है, यहाँ पर अगर घनत्व दे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर, यानी कि घटेगा। क्योंकि इनके बीच में कैसा संबंध है, उल्टा यानी इन्वर्स रिलेशन है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपसे सेम इसी फॉर्मेट में पूछा जाएगा, सिर्फ अंतर ये करेगा वो भौतिक कारक बदलेगा। पहले हमने ताप लिया, फिर हम दाब लिया, फिर हमने ताप लिया, और हम उसके बाद में घनत्व भी ले सकते हैं। घनत्व भी क्या ले सकते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आपके लिए जो आपको आंसर बताना है। देखिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपने देखा होगा जब आप अपने घर में बैठ कर के, ठीक है, सभी के साथ में, कई बार होता है हम सुबह चाय पी रहे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं, तो आप सभी साथ में बैठे होते हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो जब आप उस समय बात कर रहे होते हैं और वही चर्चा आप रात्रि के समय करते हैं, भोजन करते समय, या कोई भी आप किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि दिन में जगह वही है, वही फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी का वही सेम वॉल्यूम होता है। जिस वॉल्यूम में आप दिन में बोलते हैं वही रात्रि में बोलते हैं आप। ऐसा तो नहीं आप चेंज कर लेते हैं, उसमें बदलाव कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बस क्या था, दिन था और रात्रि थी। लेकिन रात्रि में आपने देखा होगा कि जो आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ आपने घर के सभी कमरों तक, यहाँ कई बार तो आपकी आवाज़ जो होती है उसे आपका पड़ोसी भी सुन लेता है। तो इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, ये आपको बताना है। फिर से मैं आप क्वेश्चन को बोलता हूँ, अब ध्यान से सुने। दिन की तुलना में रात्रि के समय ध्वनि का वेग अधिक होता है। ध्वनि का वेग क्या होता है, अधिक होता है। इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। मैंने खुद से ही एक क्वेश्चन का आंसर तो मैंने खुद से दे दिया, ध्वनि का वेग अधिक होता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि रात्रि में ध्वनि का वेग अधिक होता है। और क्यों होता है, या दिन की तुलना में रात्रि के समय ध्वनि की आवाज़ हमें घर के सदस्यों में वार्तालाप करते समय आवाज़ तेज़ सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जिनके घर रेलवे ट्रैक के आसपास बने होते हैं, या आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर बने हुए होते हैं, या हाईवे से आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, तो आपने देखा होगा दिन में जो ट्रैफिक होता है उससे आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन यही ट्रैफिक रात्रि में जो ट्रक वगैरह निकलते हैं, जो गाड़ियाँ निकलती हैं, जितने भी मोटर व्हीकल्स जो होते हैं निकलते हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है, आपको उनकी शोरगुल की आवाज़ आपके घर तक या आपके स्टडी रूम तक आती है। तो क्या कारण है, दिन में भी तो वो ट्रैफिक होता ही है ना, बल्कि दिन में तो ज़्यादा होता है ट्रैफिक, तब आपको इतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन रात्रि में ऐसा क्या होता है कि कम ट्रैफिक होने के बावजूद भी आपको परेशानी होती है। या ऐसे भी दे सकता है इस क्वेश्चन को कि ऐसे लोग जिनके घर रेलवे ट्रैक के नज़दीक बने हुए हैं, तो ट्रेन के हॉर्न की जो आवाज़ है वो दिन में तो कम सुनाई देती है, लेकिन रात्रि में बहुत तेज़ी से सुनाई देती है, तेज़ी से। तो इसका कारण क्या है, या दिन की तुलना में रात्रियों में गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़
तेज़ सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए क्वेश्चन तो वही है, सिर्फ उसको थोड़ा सा वो चेंज कर रहा है, लैंग्वेज थोड़ी सी बदल रहा है। वहाँ पर ट्रेन दे रहा है, कभी गाड़ी दे रहा है, कभी घर के सदस्यों को लेके बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन तो वही है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड कर दिया, लेकिन आंसर तो वही रहेगा कि दिन की तुलना में रात्रि के समय ध्वनि का वेग अधिक होता है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्यों होता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है। बाकी इस क्वेश्चन पर चर्चा हम कल करेंगे। अभी ये टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं है, बड़ा टॉपिक है, कल भी हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जो आज तक हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो या नहीं किसी क्लास में सुना हो ऐसा आपने, तो ये ध्यान रखें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है उन्हें भी बतला दें आप कि ये जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सीरीज जो स्टार्ट कर चुके हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं और जाते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।